सोच ऐसी थी कि उसको भी उन्होंने बड़ा बना दिया कि धातिटे 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 धागे देनागे ना, तो धातिटे 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 धागे देनागे ना, धातिटे 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 धागे देनागे ना। वे जिस कलाकार के साथ बजाते थे उसकी बंदिश के अनुरूप अपने ठेके का छंद बदल देते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ताल वही बज रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहे बिल्कुल, हैं। बहुत अच्छी बात। तपस्या जी, कलाकार जो है ना वो हर चीज से ऊपर है। किसी भी किस्म की कोई राजनीति, कोई धर्म, कलाकार हर चीज से ऊपर है। जो तबले को उन्होंने जो टोन थी, जो ताबी बजाते थे, ये लगता था कि जैसे बातें कर रहा है तबला। लेकिन एक ऐसा तबला वादक जिसके बारे में हम कहते हैं कि उनकी उंगलियां तबले पर चलती नहीं थी, खेलती नहीं थी, दौड़ती नहीं थी, इतराती थी। कि हम क्या बात है, क्या बात है, हम बहुत अच्छी उपमा दे रही हैं। हम जाकिर हुसैन की उंगलियां हैं और तबले पे देखो हम किस तरह से थिरकती नहीं हैं, हम इतराती हैं कि हम उनकी उंगलियां हैं। जिस तरह का कमाल वो तबले से करते थे, वाकई वो हर किसी को लगता था कि बस ये तो बस यूं ही हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट विद तपस्या शादा में। और आज हम जिस सिलसिले में यहाँ पर जुड़े हैं, आपको मालूम होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया। वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि कलाकार इस दुनिया से कभी नहीं जाता है। अपने फन के वसीले से वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में इसी तरह से राज करते रहते हैं। और उम्र बीत जाती है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा याद रहता है। और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उनके पदचिन्हों पर चल के उनसे सीखती हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ती हैं। तो आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट के तौर पे ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और मैं प्रोग्राम की शुरुआत में, इसके आगाज में ये दुआ करती चलूं कि ऐसे प्रोग्राम हमें कम कम करने हो। ये मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी हमारे बड़े दिग्गज कलाकार हैं, लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो हमारे बीच बने रहें। ये दुआ तो की ही जा सकती है। इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। और आज मेरे साथ खास मेहमान, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अपने आप में। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगी असगर हुसैन साहब का। वो सुप्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है असगर हुसैन साहब इस प्रोग्राम में। और आज जिस 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 वजह से हम जुड़े हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा सच में कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन वाकई बहुत एक अलग तरह का खालीपन जो महसूस हम कर पा रहे हैं अब उनके जाने के बाद। अगर हम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की बात करें, और लेजेंडरी तबला मास्टर, पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। लेकिन ये सब चीजें तो खैर एक किसी भी व्यक्ति का जब कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो इस तरह के जिक्र आते हैं, लेकिन उनका होना और उनका ना होना ये क्या मायने रखता है जब हम बात करते हैं संगीत जगत की। आज इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में विजय शंकर मिश्र जी हैं, जिनके साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा सौभाग्य कि वो समय देते हैं। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और विजय शंकर मिश्र जी के विषय में जब तबले की बात होती है तो उनका नाम स्वतः हमारे जहन में आ जाता है। और संगीत की जब मैं बात करती हूँ तो आम जनमानस में शब्दों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भी वो संगीत को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में अनुराधा पाल जी हैं, जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की डिसाइपल भी हैं, उनकी शिष्या भी हैं, लेकिन खुद जानी मानी तबला वादक हैं। अनुराधा जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपने वक्त निकाला है। थैंक यू। नमस्कार। आप सब सभी जो माननीय कलाकार है, हमारे सभी बड़े हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं मतलब एक्चुअली क्या बोलूं, इतना मैं शॉक में हूँ, इतने पेन में हूँ, लेकिन क्या करें। सीधा अगर इस बात से शुरू करूँ असगर हुसैन साहब की, जाकिर हुसैन साहब का जाना, उस्ताद जाकिर हुसैन, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कैलिबर के आर्टिस्ट का जाना जो है, ये आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। पूरे वर्ल्ड के कलाकारों में जाकिर हुसैन साहब एक ऐसा मकाम रखते थे कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जाकिर हुसैन साहब अपने में एक अलग ही उन्होंने एक पहचान बनाई थी, और उनके चले जाने से एक खला रह जाएगा बीच में। और वो खला ऐसा है कि वो भर पाना बहुत मुश्किल है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि आर्टिस्ट आते हैं जाते हैं, यूं तो सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो लेजेंडरी तो है ही,
लेकिन उसके अलावा स्टारडम भी शामिल है उनके साथ। जी। तो मैं समझता हूँ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब एक ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे जिनके साथ स्टारडम भी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ लोगों से कि जिस तरह से लोग सारी दुनिया में सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, जिस तरह से लोग अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को जानते हैं, इसी तरह से सारी दुनिया में लोग उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भी जानते हैं। जबकि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो उतना पॉपुलर नहीं होता, थोड़ा सा कंपैरेटिव टू अदर म्यूजिक, लेकिन जाकिर हुसैन साहब ने अपना एक ऐसा मकाम बनाया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजय शंकर मिश्र जी, आप तो खुद तबला वादक हैं, और मैं अगर तबले के लिहाज से बात शुरू करूं कि जो इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जिसको हम कहते हैं, और किसी भी कॉन्सर्ट की बात होती है, संगीत की कोई सभा हो, कोई प्रोग्राम हो, उसमें तबले का कितना महत्व ही हम सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा तबला वादक जिसके बारे में हम कहते हैं कि उनकी उंगलियां तबले पर चलती नहीं थी, खेलती नहीं थी, दौड़ती नहीं थी, इतराती थी, कि क्या बात है, क्या बात है, हम बहुत जाकिर अच्छी उपमा दे रही हैं। हम जाकिर हुसैन की उंगलियां हैं, और तबले पे देखो हम किस तरह से थिरकती नहीं हैं, हम इतराती हैं कि हम उनकी उंगलियां हैं। जिस तरह का क्या कमाल बात है। जिस तरह का कमाल वो तबले से करते थे, वाकई वो हर किसी को लगता था कि बस ये तो बस यूं ही हो जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला जो था वो उनका अपना तबला था। यह सच है कि उनके वालिद उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब बहुत महान तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने उस्ताद अहमद जान थिरकवा से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया था, और वे खुद कहते थे कि मैंने पंडित शामता प्रसाद गुदई महाराज और पंडित किशन महाराज जी के तबले से बहुत प्रेरणा ली है, ये वो खुद कहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनका तबला जो था, उनका खुद का तबला था, अपना तबला था। अगर मैं कहूं कि इसे उन्होंने खुद इजाद किया था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पहले वैसा तबला बजा नहीं। और जैसा कि असगर भाई ने कहा कि उन्होंने तबले को स्टारडम से जोड़ा, तो उसे एक ग्लैमर का रूप दिया, ग्लैमराइज्ड किया तबले को उन्होंने। और हमारे देश में तबला वादक को हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता था, दूसरे दर्जे के कलाकार माना जाता था। पहले मुख्य कलाकार और दूसरा तबला संगतकार, तो संगतकार के रूप में आता था। पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज ने इस दिशा में काम किया था कि नहीं, तबला वादकों को भी पहली लाइन की प्रतिष्ठा मिले। बाद में इस लड़ाई में उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब शामिल हुए, लेकिन जाकिर हुसैन ने अपने तबले से इस बात को सिद्ध किया। उन्होंने कहा नहीं कि मेरे नाम के साथ ये लगाओ, मेरे नाम के साथ वो लगाओ। उस्ताद कहने पर वे हमेशा मना करते थे कि नहीं नहीं उस्ताद नहीं, जाकिर काफी है कहने के लिए। लेकिन बिल्कुल ठीक उसके कह रहे हैं आप। बावजूद उनको वो मान सम्मान मिला कि वे तबले के प्रथम श्रेणी के कलाकार के रूप में स्थापित हुए। अगर कहीं वह संगत करने जाते थे तो पहला नाम उनका जाकिर हुसैन विथ, फिर नीचे आता था मेन कलाकार का नाम। ये बिल्कुल ठीक जाकिर कह रहे हैं। हुसैन ने साबित किया। और हमेशा ये माना जाता है कि तबला एक सुर का साज है, उसमें बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन जाकिर हुसैन ने उसमें वो सब कुछ कह दिया जो कहना कहा जा सकता है, जो डांस में कहा जा सकता है, जो गायन में कहा जा सकता है, जो किसी वाद्य यंत्र में कहा जा सकता है। और दूसरे कई अच्छे घरानों के, प्रतिष्ठित घराने के तबला वादक, युवा तबला वादक, जिनके बाप दादा बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, उन्होंने भी जाकिर हुसैन की शैली को अपनाया। उनसे सीखा बिल्कुल भले ही ना, लेकिन उनकी बिल्कुल शैली को अपनाया। उनकी तरह हाथ चलाना, उनकी तरह बालें रखना, उनकी तरह मुंह बनाना, उनकी तरह का एक्शन, ये दूसरी पीढ़ी के तबला वादकों ने अपनाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है।
असगर हुसैन साहब, अब जी। चूंकि ये बात चल निकली है, तो एक फनकार का, एक कलाकार का अपने फन से, अपनी कला से एक अलग ही तरह का रिश्ता, एक अलग ही तरह का राब्ता होता है, और जो हर कलाकार का अलग होता है। जी तबला वादक बहुत से हो सकते हैं, सितार वादक बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक जो कलाकार होता है वो ही उस्ताद जाकिर हुसैन बनता है, एक ही उस्ताद अमजद अली खां बनते हैं, एक ही पंडित रविशंकर बिल्कुल। बनते हैं, एक ही पंडित जसराज बनते हैं। ये जब हम जी कहते जी। हैं, तो क्या चीज होती है जो एक कलाकार को दूसरे से अलग करती है? अगर मैं किसी भी कलाकार के उसके अपने फन से रिश्ते के ताल्लुक से पूछूं आपसे। देखिए, होता क्या है कि आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के नाम लिए, दिग्गज कलाकारों के नाम लिए। ये वाकई अपने में एक ही हैं, इनकी मिसाल नहीं है। पंडित रविशंकर जी हों या पंडित भीमसेन जोशी जी हों, उस्ताद अमजद अली खां साहब हों या उस्ताद विलायत खां साहब हों, ये अपनी मिसाल आप हैं। कारण क्या है कि कुछ इनकी अपनी तपस्या, जी। इनका अपना रियाज, इनकी अपनी मेहनत, कुछ डेस्टिनी। डेस्टिनी बहुत ज़रूरी है आर्ट फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में, क्योंकि कुछ पिछले कर्मों का साथ वो कलाकार को एक बनाता है। सितार बहुत दुनिया बजाती है, लेकिन पंडित रविशंकर जी ही क्यों एक नाम उभर के सामने आता है। सरोद बहुत दुनिया बजाती है, लेकिन उस्ताद अमजद अली खां साहब का नाम ही क्यों उभर के आता है। इसी तरह से तबला सारी दुनिया में बज रहा है और बहुत अच्छा-अच्छा बज रहा है। खुद ज़ाकिर भाई से अगर पूछा जाता था, तो वो खुद बहुत सारे तबला वादकों के नाम लिया करते थे कि भई पंडित आनंद चटर्जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, पंडित कुमार बोस जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और बहुत सारे नाम वो गिनवाया करते थे। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ ज़ाकिर हुसैन साहब का नाम आता है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि ही इज़ द ओनली वन। जैसे अभी विजय भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ज़ाकिर भाई ने अपना तबला खुद क्रिएट किया था। तबले में कुछ ऐसी उनकी इन्वेंशन रही कि जो उनकी एक पहचान बन गई, और उनकी ऐसी पहचान बनी कि सारी दुनिया ने उस चीज़ को माना कि जो ज़ाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं, तबले का एक ये रूप भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है, जैसे अभी विजय भाई कह भी रहे थे कि युवा पीढ़ी ने ज़ाकिर भाई की बहुत सारी चीज़ों को नकल करने की कोशिश की। ना सिर्फ उनका तबला, बल्कि उनका हेयर स्टाइल कैसा होगा, वो हथौड़ी कैसे उठाते थे, उनका तबले का बैग कैसा डिज़ाइन का होगा। युवा पीढ़ी इस तरफ भी नज़र रखती थी, और वो सारे के सारे कहीं न कहीं ज़ाकिर भाई के फॉलोवर्स थे। हालाँकि खुद ज़ाकिर भाई का ये रहा है हमेशा कि वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ट्रेंड सेटर आर्टिस्ट थे। ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी उससे बहुत प्रभावित हुई कि तबले में संगत करने का जो तरीक़ा होना चाहिए, जो मेथड होना चाहिए, वो ये होना चाहिए जिस ढंग से उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं। और लफ़्ज़ उस्ताद, हम बार-बार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़ाकिर भाई के सामने कोई उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहता था, तो वो मना कर दिया करते थे। वो बोलते थे, भाई मुझे शागिर्द ही रहने दो, मुझे उस्ताद क्यों बना रहे हो आप? तो ये जो ये सोच है, ये हर किसी आर्टिस्ट की सोच नहीं हो सकती। जी, मैं इसी बात को, अगर आपने जो कहा ये सिरा आप चूंकि हाथ आया है, तो विजय शंकर जी, जी। ये बहुत प्यारी बात असगर जी ने अभी कही कि ये बड़प्पन है उनका, कि जितना बड़ा फनकार है उतना जमीन से जुड़ा हुआ है, उतना आम लोगों के बीच में सहज बिल्कुल। सरल वो रहता है। बल्कि मैं माफ़ कीजिएगा तपस्या जी, जी मैं जी युवा जी। पीढ़ी से एक बात कहा करता हूँ अक्सर कि हम्म, भाई आप उनके तबले की नकल करते हो, उनके बालों की नकल करते हो, ज़रूर करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी हम्बलनेस की भी नकल करो, बिल्कुल सही। कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे, जी। अपने साथी कलाकारों के साथ उनका रवैया कैसा था, ऑडियंस के साथ उनका एक रेपो बनता था, वो कैसा था। तो हम्म, इस चीज़ की भी हम नकल करें कि ज़ाकिर हुसैन साहब का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि एक स्टारडम होने के बावजूद, ये उस लेवल पे जाने के बावजूद, वो इतने हम्बल वे में लोगों से मिलते थे। जी बिल्कुल। मैं असगर जी, आपके अपने जो तजुर्बात रहे हैं परफॉर्मेंस के दौरान या ऑडियंस के साथ या आपके कंपनीज के साथ, मैं वो आपके जाती जो अपने तजुर्बात और जो ख्यालात हैं उस वो भी आपसे पूछूंगी जरूर। लेकिन विजय शंकर जी, जो जी, बात आप उस टाइम कह रहे थे, मैं उसी पे वापस अगर लौटूं, जब उनकी शख्सियत की बात चल निकली है, एक कलाकार, कई बार हमें ये सवाल मन में आता है कि उनके इंसान का कद बड़ा है या उनके कलाकार का कद बड़ा है। ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि जितने बड़े फनकार हैं क्या उतने ही बात है! बड़े इंसान भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल बहुत बार ज़हन में आता है जब हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि एटीट्यूड, टैंट्रम्स,
अलग अलग तरह का जेस्चर जो उन लोगों का रहता है। मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहूँ हमारे दर्शकों के लिए, विजय शंकर जी, आप इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात कलाकारों के बीच में रहते हैं, आप खुद इतने जाने माने तबला वादक हैं और इतने आपके शिष्य आपको प्रेम करते हैं, तो मेरा जानना आपसे ये है कि 9 मार्च 1951 को मुंबई में उनका जन्म होता है, और जब उनका जन्म होता है तो जो हर परिवार की एक परंपरा होती है कि कानों में कुछ बोला जाता है, कहीं शहद चटाया जाता है, तो मालूम ये हुआ कि उनके वालिद अल्लाह रखा साहब ने उस टाइम ये नहीं होने दिया और उन्होंने तबले की धुन या कुछ संगीत उनके कानों में बजाया। ये एक पिता की अपेक्षा अपने बच्चे से जो होगी शायद कहीं, तो एक इतने बड़े जो फिल्मों में भी संगीत दिया अल्लाह रखा जी ने, उस्ताद अल्लाह रखा साहब ने, तो उनके घर में पैदा होकर और भी बच्चे थे उनके, वहां पर कहीं आपको लगता है कि ये एक प्रेशर भी है अपने आप में, एक जिद भी हो सकती है, एक कोशिश भी हो सकती है कि मैं उनका बेटा हूं, उस लेगेसी को मुझे बढ़ाना है, तो बचपन में मृदंग सीखते सीखते वो तबले पर आते हैं, उनकी जो वालिदा उनको मना करती हैं कि नहीं सीखो तुम, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अपने वालिद साहब को देखो कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनका सिंगर्स होते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें, बावजूद इसके उन्होंने बाकायदा अपनी तालीम जारी रखी और इस मकाम तक पहुंचे। क्या कहेंगे आप? वे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, हम्म। क्योंकि वो तबले के लिए ही पैदा हुए थे। जी। जब बहुत आदमी अच्छा। ऊपर से आता है तो उसका नसीब लिखा होता है, उसको वो आगे बढ़ाता है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन को इसीलिए इस धरती पर भेजा गया था कि तबला, जिसे एक पिछड़ा हुआ साज माना जाता है, उसे वे आगे बढ़ाएं। अभी हम लोग उनके हम्बलनेस की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि युवा पीढ़ी ने उनसे बहुत सारी प्रेरणा ली है, लेकिन एक प्रेरणा जो युवा पीढ़ी को उनसे लेनी चाहिए थी, नहीं ली। ये मैं युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ। आज भी कई यंगस्टर 20-25 साल के जो तबला वादक हैं, 30 साल की जिनकी उम्र है, जब वे स्टेज पर आने को होते हैं तो किसी से कहते हैं कि मेरा तबला स्टेज पर पहुंचा दो, हम्म। और जब बाजार पर उठते हैं तो वे कहते हैं कि मेरा तबला कोई ग्रीन रूम में पहुंचा दे। जाकिर हुसैन एक ऐसे तबला वादक थे जो अपना तबला बाया दोनों हाथ में लेकर स्टेज पर आते थे। ये युवा पीढ़ी ने उनसे आज तक नहीं सीखा। हमारे साथ में अनुराधा पाल जी हैं, जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की डिसाइपल भी हैं, उनकी शिष्या भी हैं, लेकिन खुद जानी मानी तबला वादक हैं। अनुराधा जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपने वक्त निकाला है। थैंक यू। अनुराधा जी नमस्कार। बात नहीं है। तो सबसे पहला थॉट, अगर हम कहते हैं, आपने उनकी तस्वीर भी साथ में रखी हुई है और उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं, मुझे लगता है कि तबले से ज्यादा कोई इतराता नहीं होगा अपने पर कि देखो मैं उनके साथ था, कि मेरी पहचान उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। पहले थॉट, अगर मैं पूछूं थॉट्स आपके क्या हैं, सबसे पहली चीज क्या जहन में आती है? जाकिर भाई के बारे में जी। देखिए, जाकिर भाई के बारे में मैं यही कहूंगी, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूजिक। वो सिर्फ तबला प्लेयर नहीं थे, वो एक बहुत महान कलाकार, बहुत महान म्यूजिशियन और चौमुखी इंसान थे, और सर्वगुण उनके अंदर थे। संगीत के मामले में तो चाहे वो, मतलब आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने हर ताल को खोला, ताल के अंदर जो बारीकियां के साथ वो खेलते थे, ताल जो बोलते हैं ना, तो प्लेइंग तबला, एक्चुअली वो खेलते थे। तो और जिस तरह से उन्होंने, मतलब चाहे वो अकम्पनीमेंट, जो आज जो हम बोलते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो अकम्पनीमेंट का एक रहता है कि हमको, हम जो तंत्रकार एक अलग प्रकार की जातियां बजा रहे हैं, उस जाति के हिसाब से तबला प्लेयर को बजाना है, या तबला प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट करके बजाना है एज एन एडिशनल वॉइस। ये सारी चीजें अब्बा जी ने, जाकिर भाई ने इतने कमाल लेवल पे उन्होंने किया कि आज वो एक मिसाल है। आई डोंट थिंक कि जाकिर भाई के जैसे कोई भी कलाकार होगा फॉर 1000 years। वो एक ही थे जिनमें सारे गुण थे, म्यूजिशियन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हम्बल पर्सन, और जैसे अभी पंडित विजय शंकर जी बोल रहे थे कि तबला खुद उठा के लेके जाना, हर किसी के साथ में एक विनम्रता से बिहेव करना, एक आत्मीयता से एक रिश्ता रखना, तो ये फरिश्ते थे।
और मैं यही कहूंगी कि ये भगवान थे, हमें मौका मिला उनका संगीत सुनने का, उनसे रूबरू होने का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अब्बा जी और जाकिर भाई दोनों से मुझे सीखने को मिला, और बहुत अच्छी तरह से जो कहते हैं ना कि क्लोज इंटरेक्शन हर रोज का, क्लोज बॉन्ड। मैं जब 5 साल की थी तब से मेरा बॉन्ड है उनके साथ। जी विजय शंकर जी, उससे पहले मैं असगर जी से एक बात और समझूं यहाँ पर, क्योंकि अभी जैसा कि अनुराधा जी ने जिक्र किया, उनके वालिद साहब का जिक्र जी बार बार आ रहा है, जो लाजमी है, वो आना ही है। उसी लेगेसी को वो आगे जी बढ़ा रहे हैं जिसे अब युवाओं को आगे लेके जाना है। मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगी कि हम अवार्ड्स की बात करते हैं, पद्मश्री उनको बहुत छोटी उम्र में मिल गया था, और 19 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए थे पंडित रविशंकर के साथ, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। वहां जाके फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन से उन्होंने पीएचडी किया, और ग्रैमी अवार्ड उनको दिया गया, इंटरनेशनली अक्लेम्ड वो आर्टिस्ट थे। तो कैनवस जब आपका बड़ा हो जाता है, यानी आप भारत की धरती पर नहीं, भारत से बाहर परफॉर्म करने नहीं जा रहे, बाकायदा वहां पर बीटल्स की बात करें, वहां के जो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं, बैंड्स हैं, उनके साथ परफॉर्म किया, तो आपका जब कैनवस बड़ा हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको एक भारतीय के नाते अपनी संगीत परंपरा को वहां सामने रखना होता है। और किसी से 19 या 20 ने 21 ही होना है, ये एक मन में भावना हर भारतवासी होने के नाते होती है। आपके खुद बहुत से तजुर्बे इस तरह के रहे हैं, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी अभी, रशिया के प्रेसिडेंट की बात हो, ओमान की बात हो, इसके अलावा भी आप बहुत जगह परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट के नाते क्या उस समय जहन में होता है जब आप दूसरी धरती पर दूसरे लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम विदेश में जाते हैं तो हम अपने देश को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम जी भारतीय हैं और भारत का संगीत लेके हम विदेश में जा रहे हैं। तो जो हमारा दायित्व है वो ये हो जाता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस का लेवल वो रखें कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारे देश का नाम झुके नहीं बल्कि ऊंचा हो देश का नाम, और लोग कहें कि जी जो इंडिया से आर्टिस्ट आए हैं वो जबरदस्त हैं। ये सबसे पहली बात है। और जाकिर भाई ने इस चीज को बहुत बड़े लेवल पे प्रूव कर दिया वर्ल्ड वाइड कि अगर तबला हिंदुस्तान की पहचान है, और साथ ही साथ तबला हिंदुस्तान की पहचान के अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की भी पहचान है। दुनिया ने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को एक तबला वादक के रूप में देखा। हालांकि वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट थे, कंप्लीट म्यूजिशियन थे, उतने ही अच्छे कंपोजर थे, उतने ही अच्छे वो जो वेस्टर्न नोटेशन होता है, जो स्वर लिपि लिखी जाती है, उनको वो भी उसकी भी नॉलेज थी, जबकि तबले में उसकी शायद जरूरत पड़ती नहीं है मेरा ख्याल से, लेकिन उनको उसकी भी पूरी नॉलेज थी। तो जाकिर हुसैन साहब का जो कैलिबर है वो वर्ल्ड वाइड लोगों ने तस्लीम किया, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि तबला जो है हिंदुस्तान का इंस्ट्रूमेंट है, और आज सारी दुनिया उसको अच्छे ढंग से सुन रही है और अच्छे ढंग से उसको कबूल भी कर रही है। ये सबसे जी बड़ी बात है। जी विजय शंकर जी, जो बात मैं आपसे पहले कही थी मैं उस पर वापस लौटती हूँ, क्योंकि ये आज की जनरेशन के जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। जो बात आप ऑलरेडी कह रहे थे कि अल्लाह रखा जी उस्ताद, उनके वालिद साहब जो हैं, उनके शागिर्दगी में आना, उनसे सीखना पहले, और ये जिम्मेदारी आयद आपके ऊपर होना कि आप उनके फर्जंद हैं, आप उनके बेटे हैं, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन अलावा उसके, ये बात उन्होंने खुद इंटरव्यूज में कही है कि संस्कार की जहां तक बात है, जो बात हम कह रहे हैं उनकी शख्सियत का एक गुण, जो अभी अनुराधा जी ने भी कहा कि एक महान कलाकार, ये एक पक्ष ऐसा था जिसपे बाकायदा वो काम करते थे कि अच्छे संस्कार, अच्छा इंसान होना, और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना, और जो आपके कंपनिस्ट हैं उनको भी एहसास कराना कि हम सब बराबर हैं। ये बहुत मुश्किल होता है जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे आप? अगर आपके संस्कार सही हैं तो ये मुश्किल नहीं होता है। अगर आपके संस्कार सही हैं, आप जानते जी हैं कि बड़ों को कैसे इज्जत दी जाती है। और कई लोग कहते हैं कि उस्ताद अला रखा खां के बेटे थे तो इस मुकाम पर पहुंचे, लेकिन जाकिर भाई जिस मुकाम पर पहुंचे उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत थी। जैसा कि असगर जी कह रहे थे कि वेस्टर्न नोटेशन वे जानते थे, वेस्टर्न म्यूजिक वे जानते थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो सिर्फ उन्होंने ही किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। वे किसी फिल्म के हीरो भी बन सकते थे, उनको कहा भी गया था, ऑफर भी मिला था उनको। अभी पिछले दिनों आ वो रहा था फिल्म में कि एक्टिंग मुगले भी की है आजम में उन्होंने दिलीप एक दो। कुमार के पहले उनके नाम की चर्चा हुई थी हम्म मुगले आजम के लिए। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उनको हीरो का काम मिल रहा था, सारे काम मिल रहे थे। उन्होंने हम्म एक्टिंग की,
सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने तबले को सबसे आगे रखा। वो खुद एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि जब उनको किसी कलाकार के साथ बजाना होता है, मान लीजिए पंडित बिरजू महाराज के साथ उनको अगर बजाना है, तो वे उनकी पूरी रिकॉर्डिंग, पिछली पूरी रिकॉर्डिंग सुनते थे, देखते थे, उसका अध्ययन करते थे। हालांकि बाद में उनके पास समय की कमी होने लगी, वे ऐसा नहीं कर पाते थे, और वैसे करने की फिर उनको जरूरत नहीं रही, क्योंकि दुनिया भर के कलाकारों के साथ उन्होंने बजाया। लेकिन हिंदुस्तान के फिल्मों के साथ बाहर की फिल्मों में भी संगीत देना, वहां भी काम करना, हर तरह के संगीत के साथ, बाहर के संगीत के साथ जो उन्होंने बजाया, उसके लय और छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने तबले में हिंदुस्तानी संगीत में किया। जी इसलिए उनका तबला एक अलग तरह का तबला बन गया। जी अगर हम आज ये कहें कि जाकिर हुसैन का तबला एक जाकिर हुसैन घराना छोड़कर गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पंजाब घराने की बंदिशें जरूर वो बजाते थे, लेकिन उनमें उन्होंने जो कुछ जोड़ा वो उनका अपना जोड़ा हुआ था। उन्होंने हर तरह के संगीत को अपने तबले में डाला, और इसीलिए उनका तबला अलग तबला बना। उनसे न सीखने वाले लोग भी उनके तबले को फॉलो करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। और गायन के साथ बजाना, तंत्र के साथ बजाना, डांस के साथ बजाना, वेस्टर्न म्यूजिक के साथ बजाना, उसके बाद सोलो बजाना, कितना काम उन्होंने किया है। आज हम हर कलाकार के साथ एक ठप्पा लगा होता है, वो गायन की संगत अच्छा करते हैं, वो डांस की संगत अच्छा करते हैं, वो तंत्र की संगत अच्छा करते हैं। लेकिन आप उस्ताद जाकिर हुसैन को बुला लो और जिसकी संगत कहो उसकी संगत वो करते हैं। तो ये जो उनका फन था ना, ये उन्हें यूं ही नहीं मिल गया। उन्होंने इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, जी और तब उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। क्या बात है जी। अनुराधा जी, बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में जानने की। अब चूंकि फिल्म का जिक्र अभी यहाँ पर विजय शंकर जी ने किया, तो मैं अगर 1 मिनट के उस एस्पेक्ट को लेकर आऊं, और उससे भी पहले आपने तस्वीर उनकी यहाँ पर रखी है मुस्कुराती हुई, उनकी आप रैंडम कोई तस्वीर उठा के देख लीजिए, कहीं आप उनको क्लिक कर लीजिए, आपको हमेशा वो लाइवली मुस्कुराते हुए एकदम जिंदा दिल इंसान नजर आते हैं। ये कहूंगी कि एब्सोल्युटली राइट कि ये इंसान अपने फेम को बहुत लाइटली लेते थे। उनके अंदर कोई घमंड था ही नहीं। उनके अंदर वो ये नहीं था कि मैं उस्ताद जाकिर हुसैन। कभी उनको वो एहसास ना तो अंदर से हुआ, ना तो उन्होंने कभी गुरूर रखा उसके लिए। उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, इतनी कुछ मेहनत की और तब अचीव किया। लेकिन उनको हमेशा ये लगता था कि ये ठीक है, मैंने किया, लेकिन और मुझे और अच्छा करना है। तो ये जो क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, दैट कमिटमेंट टू बी कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड, ये कमिटमेंट जो उनकी थी, ये कमाल की थी। जैसे विजय शंकर जी ने बताया कि आर्टिस्टों को सुनना, तो मुझे यही याद है, मुझे उन्होंने यही बात बताई थी। तो मैं एक म्यूजिशियन के साथ बजाने वाली थी, तो मैंने जाकिर भाई को बताया कि मेरा इनके साथ है प्रोग्राम। तो वो तुरंत अंदर जाके अपने रूम में जाके उन्होंने उस सीडी, उस म्यूजिशियन का एक सीडी निकाल के लेके आए। बोले इसको जरा सुन लेना, वो तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो ये बात सही है। तो दैट इज हाउ उनका जो काम करने का तरीका था, that it was about being prepared, it was about being clear। पूरी क्लैरिटी उनके दिमाग में थी कि उनको करना क्या है, कैसे करना है। और दूसरी बात कि एक छोटी चीज, जैसे हम छोटा समझते हैं कि एक धाती धाती दादा ताके तेना गेना, जो एक बेसिक कायदा माना जाता है, सभी लोग उसको बजाते हैं, हम लोग सब विद्यार्थी उसको सीखते हैं, बजाते हैं। लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि उसको भी उन्होंने बड़ा बना दिया कि धाते धाते धागे तेना गेना, तो धाते धाते धागे तेना गेना, धाते धाते धागे तेना गेना। तो इस तरह से जो उन्होंने वैरायटीज उसी चीज के बनाई, उससे क्या है कि पूरा एक जैसे ब्रह्मांड खुल गया। द पॉसिबिलिटीज, द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो उन्होंने खोली, तो उनका जो चिंतन मनन था, वो मुझे लगता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट, मतलब हमेशा मेरे लिए एक एस्पिरेशनल था कि यह इंसान कब सोचता है, जब इतना ट्रैवल करता है, जब ये इंसान इतना परफॉर्म करता है, 150 कॉन्सर्ट साल के करते हैं,
उसमें परफॉर्म करना, ट्रैवल करना, दूसरे प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर करना, तो कैसे करते हैं ये? तो मैं यही कहूंगी, ये इंसान, ये उनका काम इस जन्म का काम नहीं था। क्या बात है। ये एटलीस्ट ये एटलीस्ट 7-8 जन्म से रियाज कर रहे हैं, और आज हमारे सामने जो हमको मौका मिला उनको सुनने का। अनुराधा जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आप बता रही थी कि आपने बहुत छोटी उम्र में उनसे सीखना शुरू किया, और आपकी खुशनसीबी ये कि उस्ताद अल्लाह रखा साहब, उनके वालिद साहब से भी आपने सीखा। थोड़ा बताइए ना उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। स्टेज पे तो हमने सबने उनको देखा है, इंटरव्यूज भी देखे हैं, लेकिन आपने उनको बहुत नजदीक से देखा है, बचपन से देखा है, कुछ शेयर कीजिए ना प्लीज। एक्चुअली मेरी मुलाकात कैसे हुई मैं बताती हूँ, ये बहुत पर्सनल है, बट ये बहुत खास इंसान है जो मेरे दिल में, मतलब मेरे रूह में है। दिल में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मेरे खून में है, मेरे क्या रूह में क्या है। क्या बात जी। तो वो इसलिए क्योंकि मैं जब मेरी एक्चुअली नानी जो थी वो बहुत वो बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी, नाना और नानी। एमटी व्यास उनका नाम था, पद्मश्री एमटी व्यास। वो एजुकेशन के लिए उन्होंने 40 स्कूल्स बनाए थे और बहुत सोशल काम में इन्वॉल्व थे, और संगीत और सारे कल्चर वगैरह बहुत प्रमोट करते थे। तो ऐसे जब मेरी नानी गुजर गई, तब हमने, मेरी माँ ने प्रोग्राम रखा था, और उसमें जाकिर भाई संगत में थे। और मैंने वहां पे, मैं हॉल में गई और मैंने वो ग्रीन रूम में जाके वो तबला देखा, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई। मैंने वो देखा, तबला उनका पड़ा हुआ था, तो मैंने उनको ऐसे जाके ऐसे बजाना शुरू किया, एक जैसे बच्चा बजाता है। तो वो आए वापस, और उन्होंने फिर मुझे देखा, बोले कि बजाओगी? मैंने कहा हाँ बजाऊंगी। तो फिर उन्होंने मुझे गोद में लिया, ऐसे जैसे छोटे बच्चे को लेते हैं, तो उन्होंने मुझे गोद में लिया और उन्होंने हाथ रखा। तब तक मैंने तबला बजाया नहीं था, पर उन्होंने हाथ रखा तबले पे और मुझे ऐसे ऐसे बज सिखाया। एज अ टीचर ही वाज एन इनक्रेडिबल टीचर, इनक्रेडिबल टीचर। मतलब कि मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन बहुत, और मेरे से बहुत ऐसे एक्सपेक्ट भी बहुत करते थे। अजगर हुसैन साहब, ये जो बात अभी निकली है, आप तो खुद इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स में इंटरनेशनली भी इतना परफॉर्म करते आ रहे हैं। मतलब अगर मैं वायलिन की बात करती हूँ, लेकिन ये जो होता है गुरु शिष्य परंपरा के लिहाज से, जब बात होती है कि अपने आप को मांझना, निखारना, संवारना, डुबो देना, ये हर कलाकार की अपनी जद्दोजहद होती है। एक अपना जोशो जज्बा जी होता है, अपना जुनून होता है, अपना एक रिश्ता होता है अपने फन के साथ, जो मैं आपसे पहले ही जी बात करती थी मौसीकी के लिहाज से। आपका जी एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्यों ऐसा है कि पंडित जसराज हो, अभी आपने भीमसेन जोशी जी का जिक्र किया, मैं सुब्बलक्ष्मी जी की हम बात करें, ये नाम हमें सबको जबान पर रहते हैं, याद रहते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा इधर 20-40 वर्षों में ऐसे नाम हमें और कुछ जुड़े हों उसमें, विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर आर्टिस्ट जो अब उभर रहे हैं या जो अब इस्टेब्लिश्ड हैं भी, लेकिन ये कुछ नाम जी ऐसे हैं जिनके बाद इस मयार का, इस मकाम के नाम हमें दोबारा सुनने को नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह देखते हैं आप? कलाकार यहाँ दुनिया में नहीं बनता, वो ऊपर से बना बनाया आता है। तो जो ऊपर से कलाकार बन के आते हैं ना, वो फिर एक ही होते हैं, फिर उनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। तालीम के कई रूप होते हैं। बिल्कुल। एक तो ये कि सीना बसीना तालीम चलती है। एक तालीम ये है कि भाई स्टेज पे हमको छोड़ दिया गया कि आप करो क्या करना है, वो भी तालीम का एक रूप है। एक ये कि हम अपने गुरु के साथ जा रहे हैं कहीं भी और रास्ते में संगीत की चर्चा हो रही है, तो वो भी तालीम का एक रूप है। तो सीखने सिखाने के जो तरीके हैं वो कई हैं। लेकिन बात ये है कि आर्टिस्ट, जैसे आपने खुद भी कहा कि जी पंडित रविशंकर जी एक ही हैं, लता मंगेशकर जी एक ही हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब एक ही हैं। तो ये लोग वरदान लेके आए हैं ऊपर से। जब एक कलाकार को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला, एक बहुत लंबी सूची अवार्ड्स की भी। इससे जिम्मेदारी एक कलाकार के लिए काफी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे अवार्ड मिलता जाता है कलाकार को, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं इसके काबिल हूं। उस्ताद अला रखा खान साहब को सिर्फ पद्मश्री मिला था, और उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन दूसरे तबला वादक हुए जिन्हें पद्म विभूषण मिला।
उनके पहले सिर्फ पंडित किशन महाराज जी को मिला था। और कहने की बात ऐसी भी है कि एक साथ शायद दोनों को दिए जाने की बात हो रही थी। अभी कितना सच है कितना गलत पता नहीं, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन ने कहा कि नहीं, वो हमारे पिताजी के साथ के हैं, उन्हें पहले मिलना चाहिए और मैं बाद में लूंगा। तो वो हमेशा अवार्ड को पीछे रखते थे और अपने रिश्तों को बड़ा रखते थे। एक बार सितारा देवी को जब पद्म भूषण या ऐसे कुछ मिल रहा था तो उन्होंने लौटा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तो भारत रत्न डिजर्व करती हूँ। उस्ताद जाकिर हुसैन से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो डिजर्व करती हैं भारत रत्न, क्योंकि मैं तो उनकी गोद में खेला हुआ हूँ, और मुझे अगर पद्म भूषण मिल गया और सितारा देवी सिर्फ पद्मश्री पे है तो ये गलत है। उन्हें मैंने बिल्कुल बड़े ठीक है। कलाकारों के पास, बड़े कलाकारों के कुर्सी के पास जमीन पर बैठ के, कारपेट पर बैठ के बात करते हुए मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि वहां बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन वे गए तो वहां जमीन पे बैठ गए। पंडित राम नारायण के यहाँ, पंडित जसराज जी के यहाँ ऐसे मैंने उनको देखा है। और वो बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते थे। दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, मैं बता दूं, हालांकि बहुत अच्छी घटना नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। पंडित रविशंकर के साथ वो बजा रहे थे और साउंड को लेकर वे बहुत परेशान थे कि उनको जो साउंड चाहिए था वो साउंड नहीं आ रही थी। उन्होंने फिर एक माइक हटा दिया गुस्से में। फिर खैर साउंड बैलेंस वगैरह किया गया और हो गया, प्रोग्राम हो गया। पंडित रविशंकर ने एक बार कह दिया था कि अब जाकिर वो वाला जाकिर नहीं रहा। इस पे बहुत चर्चा हुई, लेकिन जाकिर हुसैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत सारे कलाकारों ने इधर से उधर से बातें की, मेरे पास भी आया अखबारों से फोन कि आप क्या कहेंगे, आप उस कार्यक्रम में थे। मैंने कहा उस्ताद जाकिर हुसैन ने क्या कहा, तो जवाब मिला कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो और भी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और वो पंडित रविशंकर को अपना चाचा कहते थे, चाचा के समान मानते थे, क्योंकि उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने उनके साथ बहुत काम किया था। मैंने कहा अगर वे इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा तो हमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कभी भी किसी कलाकार के लिए मतलब कुछ भी बुरा नहीं बोला। ऐसा ऐसा नहीं है कि संबंध में कहीं कड़वाहट नहीं आई थी, कहीं कहीं संबंध कड़वे भी हुए थे, कुछ नोकझोंक भी कहीं कहीं हुई थी। जीवन में ये सब होता रहता है, लेकिन उन्होंने पब्लिकली उसको कभी भी आउट नहीं किया। वो अंदर के रिश्ते को अंदर तक ही उन्होंने रखा, उसको कभी भी बाहर नहीं आने दिया। ये भी उनकी एक बड़प्पन था उनका। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे अभी विजय शंकर जी ने कहा कि सितारा देवी का जिक्र आया और कुछ दिग्गज कलाकारों का जो उनसे सीनियर थे उनका जिक्र आया, हालांकि कला में सीनियर जूनियर नहीं माना जाता, लेकिन वरिष्ठ कलाकार तो बड़े ही होते। तो उसमें ये बात आई कि भाई उनको पहले पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण से नवाजा गया। कहीं आपको लगता है कि ये फैक्टर मायने रखता है कि आप इंटरनेशनली अपने देश के संगीत को बाहर के देशों में वहां की ऑडियंस के सामने जिस तरह से परफॉर्म करते हैं तो उससे आपका दर्जा जो है वो ऊंचा हो जाता है? क्या ये चीजें मैटर करती हैं आपको लगता है? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको तपस्या जी, ये क्राइटेरिया गलत है कि हम विदेश में जाके नाम कमाएं तब देश में नाम होगा। ऐसा नहीं है। ये क्राइटेरिया ही गलत है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि भाई वो विदेश में बजा के आया, गा के आया तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। ऐसा नहीं है। पहले आप अपने आर्ट को, अपने संगीत को हिंदुस्तान में साबित कीजिए, हिंदुस्तान में प्रूव कीजिए। और जाकिर भाई जैसे आर्टिस्ट वो तो कभी भी अवार्ड्स की होड़ में थे ही नहीं। उनको एक ही टारगेट था कि मेरा तबला ऐसा बजे कि दुनिया कहे कि बस कमाल है। जाकिर भाई ने देश में नाम किया, विदेशों में नाम किया, और विदेशों में इतना काम किया, इतना काम किया। एक शक्ति ग्रुप उन्होंने बनाया था फ्यूजन का। आज सारी दुनिया फ्यूजन 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 की बात करती है। जाकिर भाई ने आज से 35-40 साल पहले शक्ति के नाम से एक ग्रुप बनाया था जिसमें जॉन मैक्लॉफ्लिन थे फ्रेंच आर्टिस्ट गिटार के लिए, और एल शंकर जी वायलिन पे थे, विक्रम नायक राम जी घटम पे थे, और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब उसमें तबले पे थे। तो वो जो उनका शक्ति ग्रुप था वो वर्ल्ड वाइड परफॉर्म किया उसने। तो अस्कर जी, आपका खुद इतना एक्सपीरियंस रहा है, इतने वर्षों से आप खुद परफॉर्म करते आ रहे हैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में। एक कलाकार जब स्टेज पे जाता है तो ऑडियंस किस तरह की है?
उससे वाकई आपको लगता है कुछ फर्क पड़ता है कि आपकी परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा निखार आता है, या आपको लगता है कभी कभी ऑडियंस बहुत अच्छी नहीं होती है तो आर्टिस्ट को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है? नहीं, जो बात आप कह रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हर जगह अलग-अलग ऑडियंस होती है। तो अच्छा कलाकार वही है जो ऑडियंस के हिसाब से परफ़ॉर्म करे। हर कलाकार की अपनी कैपेबिलिटी होती है और अपनी एक कैपेसिटी होती है। ऑडियंस कहीं कैसी है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, दूसरी जगह किसी ऑडियंस को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही या कम पसंद आ रही है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑडियंस के हिसाब से अपने संगीत को ढाल दें। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म किया, रशिया जी, के 2 बार। राष्ट्रपति जी 2 बार जी, रशिया के जी, राष्ट्रपति जब आए व्लादिमीर पुतिन जी, उनके सामने परफॉर्म किया, और इसके अलावा जी, ओमान के जो राष्ट्रपति है उनके सामने परफॉर्म किया। ऐसे ही उस्ताद जी, जाकिर हुसैन साहब के बारे में हमें मालूम है 2016 में जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने व्हाइट हाउस में उनको, जो बराक ओबामा जी थे, उन्होंने उनको बुलाया वहां परफॉर्म करने के लिए, और पहले भारतीय थे जिन्होंने व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये जो बहुत बड़ी यात्रा, बात है। जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, ये तो हर कलाकार के नसीब में नहीं होता है। ये तो किस्मत की बात है और दूसरी बात ये है कि कलाकार का अपना कैलिबर क्या है। असगर साहब ये बताइएगा, आप खुद इतने बड़े वायलिन वादक हैं, जब हम अकम्पनिस्ट की बात करते हैं तो एक तबला वादक जो है पूरी महफिल में, जब हम संगीत की बात करते हैं तो उनका क्या महत्व रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है? नहीं, तबले की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अकम्पनीमेंट के तौर पे। सब्ज़ी बनाते हैं आप, सब्ज़ी में नमक कितना डालते हैं? हम्म। वो सब्ज़ी को टेस्ट देता है। इसी तरह से संगीत में तबला जो है अकम्पनीमेंट के तौर पे, वो नमक का काम करता है। मैं ऐसा मानता हूँ। जी। और तबले वाले की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको अपना एफर्ट्स भी दिखाने हैं और हमारे संगीत को खूबसूरत भी बनाना है। जिनके साथ भी वो अकम्पलीमेंट कर रहे हैं, उसको खूबसूरत भी बनाना है और अपना भी कला दिखानी है कि देखिए जी मुझे भी कुछ आता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी। तो ज़ाकिर साहब में ये खूबी बहुत ज़्यादा थी। हम्म। संगत करने का जो उनका तरीका था वो कमाल था, कमाल। मैं जितनी तारीफ़ करूँ नहीं उतना बात, कम है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अफसर साहब, मैं आपकी युवा तरफ आऊं। पीढ़ी जी जी, आप कुछ कह रहे हैं इसके साथ? जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि ज़ाकिर साहब ने संगत करने का एक तरीका दुनिया को दिया। बेशक, सिलसिले में बेशक। संगत कैसे होती है, ये जी। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है म्यूज़िक फ़ील्ड में और लोग इसको फ़ॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। जी। अख्तर साहब, अभी जैसे असगर साहब ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि नमक की तरह है तबला वादक जो होते हैं किसी भी जी बिल्कुल। कॉन्सर्ट में, किसी परफॉर्मेंस में। हाँ, और आपके तो बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की जब हम बात कर रहे हैं, वो पद्म विभूषण थे और लेजेंडरी मैस्ट्रो रहे। अलावा इसके एक बिल्कुल। एक एक जब तबला वादक की बात होती तो हमने देखा कि वो कहीं भी कुछ बोल हाथ में ले लिया उससे बजाने लगे। यानी उनकी सुर ताल की पकड़ इतनी गहरी थी, उनकी जो तैयारी थी बहुत। वो इतनी ज्यादा। क्या कहेंगे आप? जी, वाक़ई बिल्कुल सच कह रही हैं आप। उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी इस मामले में, और ये सोच इतनी अच्छी थी, उन्होंने जो टोनल क्वालिटी थी, वो कमाल की थी उनकी। जो तबले को उन्होंने जो टोन थी, जो ताल भी बजाते थे, ये लगता था कि जैसे बातें कर रहा है तबला। क्या तबला बात। और बायाँ बातें कर रहा है। अगर उन्होंने बाएँ के ऊपर डमरू बजाया है, तो यही लग रहा है कि वाक़ई डमरू बज रहा है। ये सोच का कमाल था उनका। और जी आदाब भाई साहब। आदाब भैया, आदाब आदाब आदाब। जी, तो उनका एक मुझे बड़ा अच्छा एक याद है उनका वाक़या। फ़िक्की में वो शिव जी के साथ बजा रहे थे, मैं वहीं था। जिस वक़्त आलाप ख़त्म हुआ शिव जी का और उनका नंबर आया कि भाई वो शुरू करेंगे, सिर्फ़ उन्होंने तबले पे से अपनी गद्दी हटाई हैं कि पब्लिक बैठी हुई ताली बजाने लगी। ज़ाकिर भाई बोले, कहने लगे, "अरे! अभी तो मैंने शुरू नहीं किया।" जी। तो इस तरह से ये कमाल था उनका। और जी। इतना कमांड था लय के ऊपर, इतनी अच्छी लयकारी थी उनकी। जी। तबला बहुत अच्छा-अच्छा सुना है, बहुत अच्छा-अच्छा लोगों ने बजाया है, बुजुर्गों ने बजाया है, बहुत अच्छा। लेकिन इनमें एक नई चीज़ ये थी कि वो जो लयकारियाँ थी उनकी, वो बहुत मुश्किल बात, जो बहुत ही कम सुनने को मिली है, सुनने को ही नहीं मिलती। हम्म। वाक़ई। तो जी। इसीलिए वो सबसे अलग और सबके चहेते भी हो गए थे। उन लोग जो तबला वादक थे, उनके बालों का अंदाज़ उसी तरह का बनाना, उनकी तरह के कुर्ते पहनना,
और इतने हम्बल थे कि बातचीत कर रहे हैं तो मुंह से जैसे फूल झड़ रहे हैं उनके, इतने अच्छा वो बातचीत करते थे। बहुत, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतनी जल्दी चले गए वो। बिल्कुल। अख्तर वाकई साहब, हम हमने लोगों के लिए बड़ी जी क्षति है बहुत बड़ी। जी हमने सुना है कि जैसे क्रिकेटर्स अपने बैट बनवाते हैं किसी स्पेसिफिक जगह से, ऐसे ही उस्ताद अल्लाह रखा साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का जो तबला है वो एक पर्टिकुलर जगह जी से, और उससे जैसा जहां तक मुझे जानकारी है हरिदास वाडकर जी थे जिनसे बनवाया करते दोनों। मैं उनके वालिद साहब की बात करूं वो भी, और विजय शंकर जी इस पे और थोड़ा जी प्रकाश डालेंगे। तो ये क्या जी। होता है, मतलब जो तबले की बात हो, वायलिन की बात हो, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बनवाने में कुछ स्पेसिफिक आपकी चॉइसेस होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होती है। हम्म, बहुत अच्छा अच्छा जो तबला बनाने वाले, बहुत अच्छे, जिसमें कि हाथ लगाते ही भी लगता है कि तबला भाग रहा है साथ में। तो ये यहाँ पर दिल्ली में भी एक कासिम साहब थे, उनसे भी बनवाया करते थे तबला। जाकिर भाई यहाँ अक्सर जब भी आते थे तो कासिम भाई एक जोड़ी तबला लेके चले गए उनके प्रोग्राम में कि खान साहब ये आपके लिए बना के लाया हूँ मैं, तो आप इसे देख लीजिए। जाकिर भाई ने देखा और कहने लगे आज यही बजाऊंगा मैं तबला। हम्म, बिल्कुल इस तरह का होता है, कुछ इतने अच्छे मेकर हैं तबले के कि कमाल है। जी बहुत अच्छा है। तो ये हमारे विजय शंकर जी भी बताएंगे इस बारे में कि वाकई इस तरह के तबले बहुत अच्छे अच्छी अच्छी जगहों पर, बॉम्बे में बहुत अच्छा अच्छा बनाने वाले हैं तबला, बनारस में बहुत अच्छा बनाते हैं तबला। मैं अख्तर साहब आपसे आकाशवाणी के लिहाज से भी पूछूंगी एक दो सवाल, लेकिन असगर जी ये जो बात जी तबले की है, वायलिन के केस में भी ऐसा ही होता है क्या असगर बिल्कुल ऐसे ही साहब? होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही होता होता है। है। जी सिर्फ वायलिन के लिए नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए हर ये जरूरी इंस्ट्रूमेंट है के लिए ऐसा है। स्पीकर जी है वो कौन है, और वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की नब्ज को कितने अच्छे ढंग से समझ पा रहा है। समझ इंस्ट्रूमेंट पाते की हैं, अपनी ये एक बात नब्ज है। होती है, जिस तरह डॉक्टर नब्ज देखते हैं, इसी तरह से वायलिन का, तबले का, सितार का, सरोद का, फ्लूट हाँ का, सारंगी का, ये सब डॉक्टर्स हैं। मैं इन लोगों को डॉक्टर कहा करता हूँ। जी ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की नब्ज पहचानते हैं, और उसको उसी तरह से हम क्या चाहते हैं अपने वायलिन से, या हम क्या चाहते हैं अपने तबले से, ये हाँ उसमें वो चीज बिल्कुल पैदा करने की कोशिश करते हैं। जी। सही बात ये कह रहे बहुत हैं। जरूरी है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि किसी एक कलाकार का, जो अकम्पनिस्ट आपके बैठे हैं, वो उस दिन मूड में ना हो, सुर में ना हो, या उनका इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो, तो कभी आपको लगता है कि उससे पूरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है? कभी इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कतें? फर्क पड़ता है, जी बहुत बहुत ज्यादा फर्क फर्क पड़ता पड़ता है। है। जी इंस्ट्रूमेंट अगर साथ ना दे तो आर्टिस्ट का मूड एक तो खराब हो जाता है। हाँ आर्टिस्ट जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा बहुत बार होता है, जी ऐसा बहुत बार होता है। जी। विजय शंकर जी, ये अभी जो बात चल रही थी फिल्मों को लेके, अगर हम उस्ताद अल्लाह रखा जी की बात करें, तो उन्होंने फिल्मों के लिए संगीत दिया। तो उन्होंने जैसे बेवफा फिल्म आई 1952 में, उसके बाद में हातिम ताई की बेटी आई, और ऐसी कई फिल्में उनकी, हाँ आलम आरा आई, जो आलम आरा 1956 में शायद बनी थी, 1950 के दशक में बनी जी थी। जी तो और यही बात फिर आगे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ भी रही। उन्होंने कई फिल्मों में जो है मतलब संगीत तो दिया ही, एक्टिंग भी की। ये बड़ा रोचक था अपने आप में, जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनका स्टाइल बिल्कुल था, हाँ हाँ वो आखिर तक एकदम यंग लगते रहे। इसीलिए किसी को भी उनका जाना जो है वो एकदम समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे चलेगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जल्दी उनका एक का ऐसा ऑरा हर्जोना था, हो रहा जी, था। ऐसा ऑरा था जाकिर भाई का, कि वो जिस फील्ड में काम करते थे ऐसा लगता था ये इसी फील्ड के लिए बने। जब एक्टिंग की तो वो भी कमाल, कंपोजर वाह थे वाह तो वो भी कमाल है। कमाल, जी तबला बजाया तो कमाल, बातचीत करते थे तो कमाल। वो जी उनका एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो चुका था, और वो आज तक बना हुआ है, और खुदा करे वो हमेशा बना रहे। बना रहे जी। तो विजय शंकर जी, जैसे बिल्कुल मैं अगर एक ही फिल्म का जिक्र करूं, अगर हिंदी फिल्मों के ताल्लुक से, सास फिल्म जो उनकी आई थी, साई परांजपे की फिल्म थी, और जो हाँ लता मंगेशकर, जी आशा भोसले पर बेस बताई जाती है, तथाकथित जी कहा जी जाता जी है, ऐसी फिल्में उन्होंने काम किया, और किसी ने उनसे सवाल किया इंटॉलरेंस को लेके। मैं माफी चाहती हूँ, इसको मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन ये एक सवाल उनसे पूछा गया इधर के वर्षों में कि इंटॉलरेंस के बारे में आपको क्या कहना है। बोले आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, बताइए इंटॉलरेंस कहाँ है? इतने बड़े बड़े हमारे फनकार हैं, उन्होंने कई नाम लिए, उस्ताद अली खान साहब सबका, कि कहाँ है इंटॉलरेंस। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार के लिए धर्म ऐसी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने सही कहा। और हमारे संगीत में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने पूर्वजों की बात करूं, मेरे परदादा जी का नाम पंडित दरगाही मिश्र था। अब आप सोचिए, उनका नाम दरगाही मिश्र था, और कहते हैं कि ख्वाजा, जो अजमेर के ख्वाजा साहब हैं, उनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दरगाही मिश्र पड़ा। क्या बात है। उस्ताद वाह अलाउद्दीन खान साहब मैहर के वाह शारदा माँ के भक्त थे। उस्ताद बिल्कुल बिस्मिल्ला खान बनारस में भैरव जी के मंदिर में बैठकर सारी रात बैठकर संगीत साधना की।
हम सारे लोग निजामुद्दीन औलिया साहब की, हजरत अमीर खुसरो जी की कितनी बंदिशें हम लोग गाते हैं, बड़ा ख्याल के वाह रूप में, छोटा ख्याल के रूप में। उस्ताद आमिर खान जो है, उस्ताद वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे। उन्होंने उन पर बंदिश भी रची, लाज रखो तुम मोरी गोसैया, गोसाई जी वाह के लिए। तो ये हमारी जो संस्कृति है, ये गंगा जमुनी संगम है और एक दूसरे से मिला हुआ है। हमारे तबले बेशक के जितने बिल्कुल भी बोल हैं, कायदा है, पेशकार है, बांट है, ये सब उर्दू के शब्द हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मिली जुली हैं, इनमें कहीं भी धर्म नहीं आता है, धर्म नहीं आड़े आता नहीं बिल्कुल आता है। और आप बिल्कुल सोचिए, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फेवरेट तबला प्लेयर पंडित सपन चौधरी, जी आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए। रोशन कुमारी जी के फेवरेट तबला प्लेयर बुदई महाराज, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के फेवरेट तबला प्लेयर कंठे महाराज। तो ये सब जो है ना, ये राजनीति है। और चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सब जगह की जनता आपस में मानती है, समझे ना। ये अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने बस रच रखा है। इसमें बिल्कुल सही सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। हम अख्तर भाई, असगर जी, हम बिल्कुल लोग जब आपस में मिलते हैं, कहाँ धर्म आड़े आता है। एक बिल्कुल दूसरे सही के घर में कभी नहीं जाते आया हैं, जी बिल्कुल मिलते सही हैं, अक्सर आते हैं। तो कहीं भी ये आपस में हम लोग के आता ही नहीं है। जी बिल्कुल सही मैं सास फिल्म के बारे में आपसे पूछ रही थी, थोड़ा सा उसके अगर प्रकाश डालें आप, जो फिल्म बनाई सही परांजपे ने, अगर उसके बारे में कुछ कहें। वाकई उनकी कमाल की एक्टिंग थी उसमें। कमाल की एक्टिंग तो एक्टिंग उनकी थी कमाल उसमें की थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था। और देखिए, दो चीजें हैं, अगर उस्ताद अला रखा खान साहब से और जाकिर हुसैन दोनों को जोड़ते हुए अगर आप फिल्मों की बात करें, उस्ताद अला रखा खान ने फिल्मों में संगीत अपने स्ट्रगल पीरियड में दिया था। ए आर और कुरैशी जब के एक नाम जी ए आर कुरैशी के नाम से। ए आर कुरैशी के जी नाम। हाँ, ए आर हाँ कुरैशी के नाम से। और जब वो तबला वादन के क्षेत्र में सक्सेस होने लगे, उनको कार्यक्रम मिलने लगे, तो उन्होंने फिल्मों का काम छोड़ दिया। छोड़ यही दिया काम बिल्कुल सही कह पंडित रहे राम हाँ, यही काम पंडित राम नारायण ने किया। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारंगी बजाया है। लता हैं मंगेशकर हाँ जी के वो फेवरेट सारंगी प्लेयर थे। फेवरेट थे लेकिन बिल्कुल जब उनको स्टेज मिलने लगा, क्लासिकल म्यूजिक का काम मिलने लगा, तो उन्होंने फिल्में छोड़ दी। उस्ताद हाँ जाकिर हुसैन स्टार बनने के बाद फिल्मों में गए और उन्होंने बहुत ये अच्छी बात दिखाया पंडित कि भाई, क्या आप बात है बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जी वाह बहुत हाँ, अच्छी बात जब उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, तब वो फिल्मों में गए। हाँ लीक से हटकर, थोड़ा सा प्रसंग से हटकर एक बात मैं बता रहा हूँ। जी पंडित जसराज जिस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वी शांताराम ने कहा उनसे कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बसंत देसाई म्यूजिक कंपोजर हैं, तुम्हारा असिस्टेंट म्यूजिक कंपोजर के रूप में नाम दे देता हूँ, एक आध गाना उसमें गा देना, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ नाम हो जाएगा। पंडित जसराज ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोचा। वो वी शांताराम जसराज जी के ससुर थे। ससुर तो थे जी। आपने सोचा, मैं फिल्मों में जरूर गाऊंगा, लेकिन एस्टेब्लिश होने के बाद गाऊंगा। क्या बात है। क्या बात और है वाह उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो ये हाँ जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों अलग अलग मतलब मायने रखती हैं कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अला रखा खान साहब ने फिल्मों में काम किया, और जाकिर हुसैन एस्टेब्लिश होने के बाद फिल्मों में गए। बात और फिल्मों उन्होंने में एक गए दो फिल्में की, लोगों की वो बातें मानकर लोगों की फिल्में की, अपने अभिनय का जलवा भी दिखाया, लेकिन केंद्रित रहे शास्त्रीय संगीत की ओर। हाँ हाँ क्या बात शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी यही काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक जरूर दिया, लेकिन जो उनके मन मुताबिक फिल्में बनी, उन्होंने उसमें ही बिल्कुल सही उन्होंने बात है अपने जी। आप को व्यस्त नहीं कर लिया फिल्मों में पूरी तरह से। हाँ। जी अख्तर साहब, मैं ये सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले असगर जी, मैं आपसे एक चीज समझूं। पंडित नेहरू ने, शायद जी 1954 की बात है ये, वो मद्रास में कहीं गए थे। एम जी एस सुब्बलक्ष्मी जी, भारत रत्न एम एस सुब्बलक्ष्मी जी की परफॉर्मेंस देखी विजय शंकर जी उन्होंने। तो परफॉर्मेंस के बाद पंडित जी नेहरू जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया कि आप एम एस सुब्बलक्ष्मी जी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे। तो उनके अपने शब्द थे ये, पंडित नेहरू के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के,
कि मैं एक प्रधानमंत्री, एक नेता, इतनी बड़ी अदाकारा के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ? आप ये असल सम्मान में कलाकार जो है ना वो हर चीज से ऊपर ऊपर है। तपस्या जी, कलाकार जो है ना वो हर चीज से ऊपर है। जी किसी भी किस्म की कोई राजनीति, कोई धर्म, कलाकार हर चीज से ऊपर है। तो इसलिए पंडित नेहरू जी ने इतनी बड़ी बात कही। जी मतलब वो हम जो तपस्या कहते जी, हैं जी तपस्या जी, जी नेहरू जी ने कहा था कि हम्म, मैं तो एक छोटे से देश का अदना सा प्रधानमंत्री हूँ, जी जबकि एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी संगीत साम्राज्ञी हैं। क्या बात है तो जी हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक मुझे नहीं याद है, उसका हम्म, अर्थ है, राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान पूरी दुनिया में पूजा आह जाता है। क्या बात अच्छी है बात कह रहे हैं, क्या अच्छी बात कह तो रहे हैं। यही बात एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी के लिए थी, यही जी। बात पंडित रविशंकर के लिए, और यही बात उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए। अख्तर साहब, मैं आपसे अब इसको समेटते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जब आज बात कर रहे हैं, आप खुद इतने बड़े तबला वादक हैं और इतने वर्षों से आकाशवाणी में भी आप कार्यरत हैं, हम जब तबला वादकों की बात कर रहे हैं और आज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो उनका जी। जाना कितनी बड़ी क्षति है? क्योंकि आने वाले वक्त के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो आपको कितनी होप, कितनी उम्मीद, क्या तवक्को नजर आती है? जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं और बस ऊपर वाले की कुछ देन है, कुछ कुदरत अगर कर दे तो शायद कुछ नई पीढ़ी में कुछ आ जाए अच्छे, उस तरह के आर्टिस्ट। नहीं तो अच्छा तबला तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं लोग, सभी अच्छा बजा रहे हैं। और जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत, फर्रुख खान साहब ने जमाने में बहुत अच्छा बजाया तबला, और रंगनाथ मिश्रा जी बहुत अच्छा तबला वादक थे, सबने ही अच्छा बजाया। लेकिन जब से जाकिर भाई आए, इन्होंने एक नया कुछ नया काम करके दिखाया इसमें, लयकारियों का और टोनर क्वालिटी इन्होंने दिखाई इसमें। तो इस तरह का जो संगत का अंदाज किया है इन्होंने, वो भी अलग था इनका। कुछ अल्लाह ने इनको दिमाग में इतनी कंप्यूटराइज दिया था इन्हें कि अगर कुछ कोई जैसे हमारे यहाँ वो सवाल जवाब का होता है, वो कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त उसी तरह का अंदाज में उन्होंने बजा के दिखा दिया। तो इस तरह का आएंगे जरूर, कभी ना कभी तो कोई आएगा ऐसा, जी ऐसा नहीं है, लेकिन सदियों में आते हैं ऐसे कलाकार। जी और उनकी क्षति जो हम लोग वो बिल्कुल वाकई इस वक्त तो नहीं है कोई भी। हालांकि बहुत अच्छा बजा रहे हैं, सभी लोग अच्छा बजा रहे हैं। कुमार बोस जी हैं, बहुत अच्छा तबला वादक हैं। आनंदो चटर्जी हैं, सपन चौधरी जी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है। विजय शंकर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं जी तो हाँ, मैं बिल्कुल कहना मैं चाहूंगा। चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सीखें उस बात को और कोशिश करें, जिस तरह से वो बजाते थे, जी जो उनका अंदाज था, उन्हें सुने और जी कोशिश करें उन्हें बजाने की, कि उनका कॉपी करने की, जी कहाँ तक वो सक्सेस हो सकते हैं। वही बात है कि जो जब जाकिर भाई आए हैं जब से, तो दुनिया ये एक नया चमत्कार सा हुआ। जी मुझे ये लगता था जैसे जाकिर भाई के आगे लय खड़ी हुई है हाथ जोड़े हुए, जी और वो ये कह रही है इनसे कि भाई किसी तरह जैसे भी आप चाहो मुझे बरत लो। क्या बात है कुछ जी। ऐसा मैंने महसूस किया है उनके तबले तपस्या में। जी, आपके अंतिम शब्द में चाहूंगी कि उनके जाने की कमी को आप किस तरह देखते हैं, युवाओं को कोई संदेश आप देना चाहें, असगर साहब? जाकिर भाई अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं। हम लोगों को उस लेगेसी को कायम रखना है, खास तौर पे जो युवा पीढ़ी के तबला वादक हैं, वो जाकिर भाई की उस लेगेसी को, खास तौर पे जाकिर भाई के जो शागिर्द लोग हैं, वो उस लेगेसी को आगे लेके जाएं। और कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, इनमें से कौन किस लेवल तक जाते हैं वो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करते रहना है, अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है, अपनी तरफ से रियाज करते रहना है, और जहां तक हो सके अपने गुरुजनों के नामों को लेके चलना है हमें अपने साथ। बस क्या मैं बिल्कुल यही कहूंगा। मैं समझ रही हूँ असगर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विजय शंकर जी, आपके अंतिम शब्द? कल मैं एक वीडियो देख रहा था उस्ताद जाकिर हुसैन का ही, जो उन्होंने जगजीत सिंह के निधन के बाद कही थी, जो बात कि संगीत किसी के साथ जाता नहीं है, संगीत किसी के साथ मरता नहीं, ये हमेशा चलते रहने वाली कला है। बेशक। तानसेन नहीं रहे, बैजू बावरा नहीं रहे, उस्ताद अमीर खान नहीं रहे, पंडित कंठे महाराज नहीं रहे, थिरकवा खान साहब नहीं रहे, लेकिन हमारा संगीत चलता रहेगा। चलता उस्ताद रहेगा जाकिर बिल्कुल। हुसैन के बाद भी यह संगीत चलता रहेगा। और जाकिर हुसैन एक बहुत बड़ी लेगेसी ये छोड़ गए हैं
कि अपने बहुत सारे शिष्यों को तो उन्होंने सिखाया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि दूसरी परंपरा के बहुत सारे युवा कलाकारों ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से अपनाया है, हाँ, उनके गुणों को अपनाया है। तो बिल्कुल वे सही भी है। जाकिर हुसैन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। वे जिस कलाकार के साथ बजाते थे, उसकी बंदिश के अनुरूप अपने ठेके का छंद बदल देते थे। बिल्कुल हाँ, बहुत हाँ, अच्छी बात कह रहे ताल हैं, वही बज रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहे बिल्कुल, हैं। बहुत अच्छी बात। एक रूपक ताल वही बज रहे हैं, लेकिन कलाकार की बंदिश जिस लय में जा रही है, जिस छंद से जा रही है, उस छंद के अनुरूप वे अपने ठेके को बदल ठेके देते को थे। बदल देते थे, बिल्कुल ये ठीक है। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी और हाँ, इसीलिए हर कलाकार जिसने एक बार जाकिर हुसैन के साथ बजा लिया, वो चाहता था कि हम जाकिर हुसैन के साथ ही बजाएं। क्या हाँ, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने जब एक बार शिव जी से कहा था कि कभी आप मुझे भी मौका दीजिए, तो उन्होंने यही कहा था कि तुम मेरा और जाकिर का तबला सुनो, उसकी रिकॉर्डिंग सुनो। मुझे क्या बात है। जाकिर वाला तबला जब तुम बजा के सुनाओगे, तब मैं तुमको अपनी संगत में लूंगा। तो अपनी संगत ये में होगा। ट्रेंड जाकिर हुसैन ने स्थापित किया था और बिल्कुल, मुझे लगता है कि कई लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे नहीं सीखा है, वो वो लोग भी भी फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाकिर हुसैन का शरीर भले ही हमारे बीच न रहे, उनका तबला और उनके तबले की गूंज वो हाँ, हमारे बीच रहेगी, अलग अलग परंपरा के कलाकारों के माध्यम से। और कलाकार हाँ, कभी भी नहीं है, मरता नहीं फूल है। भले ही मुरझा जाए, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है, वो हाँ, एक से बिल्कुल। अनेक में फैल जाती है। तो एक जाकिर हुसैन कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कई जाकिर हुसैन में फैलकर आगे निकले हैं तथा और क्या आने वाले बात है, समय में वाह! बहुत सारे जाकिर हुसैन देखने को मिलेंगे। क्या बात है, वाह, वाह, बहुत वाह! बहुत ही बहुत पॉजिटिव अच्छी बात कह रहे हैं। आपने ये बात हम विजय शंकर जी जो आपने कही, इस पे ही हाँ, इसी प्रोग्राम को आज हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। वाकई हमेशा कहा जाता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। जाने वाले के साथ हम यही कह सकते हैं कि कोई जाता नहीं है और उनकी कमी कोई भर नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि जैसे कि भर अभी नहीं बात सकता। कि उनसे सीखते हुए जो अगली जनरेशन है वो उन्हीं के संगीत को, उनकी जो रवायत है उसको आगे बढ़ाए। एक अच्छा इंसान होना, एक सहल इंसान होना, मौसीकी की खिदमत करना, अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना, अपने देश का नाम रोशन करना और एक मिसाल कायम करना, ये हमें उनसे सीखना है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। असगर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अनुराधा पाल जी, आपका शुक्रिया आपका। अख्तर हसन साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं। तो अनुराधा जी, बहुत बहुत ओके ओके, शुक्रिया, आज आप जुड़ी जी हमारे जी, साथ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और विजय शंकर जी, आपसे मिलना, आपसे बात करना हमेशा मेरे लिए कुछ सीखने जैसा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह हाँ। से आपसे बात होती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।